अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक पैराग्राफ का एनालाइज करने वाले हैं और मैं आपको बताऊं कि पैराग्राफ जो है वो फ़िक्रों का मजमूआ होता है एक आइडिया या एक टॉपिक के ऊपर। तो अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई मज़मून पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे पैराग्राफ्स होंगे और उनकी निशानी क्या होती है कि यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है यहाँ पर 5 स्पेसेस होंगी उनके शुरू में, और आखिर में अगर यहाँ से कोई जगह छूट जाती है तो उसको छोड़कर फिर नीचे वाले लाइन में 5 स्पेस छोड़ के जो है वो नया पैराग्राफ शुरू होगा। या ये होता है कि पैराग्राफ यानी कि यहाँ पर एक लाइन है तो नीचे वाली लाइन बिल्कुल छोड़ दी जाएगी और फिर नीचे से शुरू किया जाएगा। दोनों अपने अपने तरीके हैं, ठीक है दोनों। तो बात ये है कि जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो किताब जो है वो सेट ऑफ चैप्टर्स होते हैं, यानी कि चैप्टर्स को एक साथ कलेक्ट किया जाता है और हर चैप्टर का एक एक टॉपिक होता है। अगर मैं मिसाल दूं आपको, अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम केमिस्ट्री की किताब ले लेते हैं तो उसमें सबसे पहले मैटर के ऊपर बात होगी, फिर मॉलिक्यूल्स पे, फिर एटम्स पे, तो उनके अलग अलग चैप्टर्स अगर बनाए जाएं तो वो एक टॉपिक पे पूरा चैप्टर होता है और उसके अंदर बाज़-औक़ात फर्दर हेडिंग्स होती हैं या वो डायरेक्ट पैराग्राफ्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये पैराग्राफ बज़ाते ख़ुद एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं वो उन आइडियाज़, उनके अंदर भी आइडियाज़ होते हैं। तो ये एक बुक एक आइडिया दे रही होती है, एक आइडिया के रिलेटेड होती है या उसमें 2 आइडियाज़ होते हैं और फिर अंदर आइडियाज़ इस तरह से डिवाइडेड होते हैं कि बुक चैप्टर्स में डिवाइड होती है और चैप्टर्स हेडिंग्स में, हेडिंग्स या सेक्शंस या आर्टिकल्स या एसेस जो है वो फिर फर्दर पैराग्राफ्स में, पैराग्राफ सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस जो हैं वो फ्रेजेस में और फ्रेजेस वर्ड्स में और वर्ड्स लेटर्स में। तो इस तरह यानी कि हम देखते हैं कि डीप किस तरह से लेवल जो है वो हम डीपर जाते हैं। पैराग्राफ से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली अगर हम पैराग्राफ तक को एनालाइज करना शुरू कर दें ना, यानी कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पैराग्राफ ही का आइडिया एक एक बुक से मिलना शुरू हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किताब पढ़ना शुरू की, अब आपको समझ नहीं आ रही यार मैं क्या करूं, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो अगर आप एक पैराग्राफ ही समझ लेते हो और उसमें से सिर्फ जो एक आइडिया उसने प्रेजेंट किया है वो आपको थोड़ा सा पता ही चल जाता है, यहाँ तक कि अगर आपको भूल भी जाए लेकिन जब आपको कहीं पे बताना पड़े तो उससे पहले आप क्या कर सकते हो, किताब देखकर उस आइडिया को दोबारा याद कर सकते हो। तो यही बहुत है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वो एक पैराग्राफ को, अब ये पैराग्राफ मेरे सामने है और आपको पहले सेंटेंस से पता चल जाना चाहिए कि ये पूरा पैराग्राफ किसके रिलेटेड होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम उसको कहते हैं थीसिस सेंटेंस या टॉपिक सेंटेंस। ऑथर अपना पूरा आइडिया उस सेंटेंस के अंदर जाहिर कर देता है। यहाँ पर जो रेड कलर में आपको सेंटेंस नज़र आ रहा है, जो फ़िक्रा नज़र आ रहा है, ये टॉपिक सेंटेंस है। अगर आपने किताब पढ़ते हुए, आर्टिकल पढ़ते हुए, ऐसे पढ़ते हुए इस चीज़ को मास्टर कर लिया कि टॉपिक सेंटेंस से आपने आइडिया ले लिया कि इसमें क्या बात होने वाली है, तो आप किताब को तेज़ रफ्तार से भी पढ़ सकते हैं और आप किताब के कंटेंट को डीपली समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स आर द फ्यूचर इन दी ऑटो इंडस्ट्री। असल में 2 बातें कर रहा है वो, इस पूरे पैराग्राफ में वो 2 बातें करेगा। एक तो इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर, और जो वो बताना चाह रहे हैं कि भाई मुस्तकबिल जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स का ही है। और ये जो उसने इन दी ऑटो इंडस्ट्री है, ये उसने सिर्फ वजाहत के लिए लगाया है, इसका मेन पैराग्राफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी कि इस एतबार से कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई आइडिया छुपा हुआ है। तो आइडियाज़ 2 ही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स और वो हमारा फ्यूचर होने वाली है। क्यों? अब देखें, हमने कोई बात कर दी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कह दिया जी कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी द नंबर 1 पावर इन द फ्यूचर। अब ये लिखने वाला तो मैंने तो, कहने वाले ने कह दी, लिखने वाले ने लिख दी, किताब भी छप गई इसके ऊपर। मुझे बताओ इस बात को मानने के लिए कोई तैयार होगा? वो कहेंगे भाई एविडेंस लाओ, आपकी इकॉनमी देखो, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, आवाम की हालात देखो, आप किस बेस के ऊपर ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं। या अगर मैं बैठे बैठे ये भी दावा कर दूं कि पाकिस्तान इज़ नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड,
तो कोई मानने के लिए तैयार होगा, कहेगा भाई कोई हया को हाथ लगाओ यार, क्या कर रहे हो यार, क्या कहना चाह रहे हो आप। तो बात तो मैंने कर दी, ग्रामर के एतबार से भी ठीक थी, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए कि मेरे पास एविडेंस नहीं है। और जो एविडेंस हैं वो या तो बहुत थोड़े हैं, या उनके मुकाबले में जो हमारा नंबर 1 होना नहीं साबित कर रहे वो ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जब जो आप देख रहे हो ग्रीन में जो सेंटेंसेस हैं, ये जो पहली बात जो उसने थीसिस सेंटेंस में या टॉपिक सेंटेंस में डिक्लेयर की है, जो दावा उसने किया है, जो आर्गुमेंट उसने दिया है, उसका एविडेंस है, उसके सपोर्ट में उसने सेंटेंसेस लाए हैं। तो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उसने अपनी तरफ से पेश कर दिए हैं। वो क्या कहता है इसको, ये जो सारे ग्रीन सेंटेंसेस हैं इनको हम क्या कहते हैं, सपोर्टिंग आर्गुमेंट या सपोर्टिंग सेंटेंसेस। इनका जानना इतना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको एक ऑथर है उसके ऊपर थोड़ा एतमाद ज़्यादा है, आपको पता है कि बंदा बात ठीक करेगा, तो और आप आगे सही बात ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो आप टॉपिक सेंटेंसेस पढ़ के ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये बात क्या, यहाँ पे क्या बात होगी। लेकिन अगर आप उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको स्किम करना चाहिए टॉपिक सेंटेंस को, आप ना यानी कि जो टॉपिक सेंटेंस को हाईलाइट कर लें। मैं कहता हूँ अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आपके पास 2 मिनट है, तो 1 मिनट टॉपिक सेंटेंस और जो कंक्लूडिंग सेंटेंस जो आगे आने वाला है उसके ऊपर लगाएं, 1 से 1.5 मिनट बाकी सपोर्ट आर्गुमेंट पे लगाएं, सपोर्टिंग सेंटेंस पे लगाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको आइडियाज़ याद रहेंगे और आपको मिसालें याद ही तब रहेंगी जब आप मेन आइडिया को समझोगे। लोग मेन आइडिया को समझते नहीं हैं और जो है वो डिटेल्स में चले जाते हैं। तो पहले ये पहला जो लाल सेंटेंस है इसके ऊपर खूब दिमाग खपाना है, ये बात करना क्या चाहता है यार। फिर हम आते हैं जी एविडेंसेस के ऊपर, हम जो है वो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस अब देख ही जाइएगा कि वो किस तरह से प्रूव करेगा कि इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं ये फ्यूचर होने वाली हैं। तो पहले सेंटेंस में क्या कहते हैं, एज क्लाइमेट चेंज गेट्स वर्स गवर्नमेंट्स आर गोइंग टू स्टार्ट लिमिटिंग द नंबर ऑफ गैसोलीन कार्स बीइंग बिल्ट। तो पहला काम क्या हो रहा है जी, क्लाइमेट के बदलने की वजह से गवर्नमेंट्स जो हैं वो कार जो गैसोलीन पे चलती हैं, जो पेट्रोल वगैरह पे चलती हैं, उनके ऊपर उनके ज़्यादा नंबर पे, ज़्यादा तादाद में बनने पर पाबंदी लगाना शुरू करेगी। ठीक है, लिमिट करना शुरू कर देगी। ये पहली वजह होगी। अब भाई जब गैसोलीन्स की कार्स नहीं होंगी तो जाहिर बात है आवाम किधर जाएगी, आवाम को तो ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ चाहिए, तो वो कहाँ जाएंगे, वो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाएंगे। तो ये पहला उसने एविडेंस दिया और उसकी 2 वजूहात बताई। उसकी एक वजह बताई, उसने कहा क्लाइमेट चेंज हो रहा है भाई, क्लाइमेट चेंज की वजह से गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस तरफ जाएंगी कि गैसोलीन की कार की प्रोडक्शन है वो थोड़ी हो। द कॉस्ट, और ये इससे होगा क्या, आपका जब लिमिट हो जाएगी, आप सप्लाई डिमांड आपने शायद कॉन्सेप्ट सुना हो, तो जब इनकी सप्लाईज कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो द कॉस्ट ऑफ गैस विल कंटिन्यू टू राइज which will make it harder for people to afford to run gas powered cars। सॉरी मैंने वो गलत दिया कि वो कह रहे हैं कि जो गैस की प्राइसेस होंगी वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। हमारे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो ये इस वजह से कि हमारे ज़मीन में बहुत लिमिटेड गैस रिसोर्सेज हैं, तो वो जब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ज़ाहिर बात है। तो अब क्या होगा कि लोग फिर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि गाड़ियों के अंदर गैस डालकर वो चला सकें। यही वजह है, एक और वजह उन्होंने दी कि जब गैस की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो आपको इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। 2 आर्गूमेंट आ गए, 2 दलीलें आ गई। जो उसने पहली बात की है लाल सेंटेंस में, टॉपिक सेंटेंस में, उसकी 2 दलीलें हमारे पास आ चुकी। क्यों भाई, एज बैटरी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स इलेक्ट्रिक कार्स विल बी एबल टू ट्रेवल फर्दर ऑन अ चार्ज एंड कॉस्ट लेस टू बाय। अभी जो दिक्कत चल रही है, अभी जो मसला चल रहा है वो ये है कि गाड़ी जो पेट्रोल वाली है वो दूर दूर तक जाती है, उनके पेट्रोल स्टेशंस भी ज़्यादा हैं, कॉस्ट भी कम है। ये 3 वजूहात अभी के लिए हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ नहीं जा रहा। तो वो कह रहे हैं कि जब बैटरी जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा होगी, अच्छी होती चली जाएगी और इलेक्ट्रिक कार्स एक चार्ज पर ज़्यादा जाना शुरू हो जाएंगी और उनकी प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है। जितनी ज़्यादा रिसर्च इसके ऊपर की जाएगी, टेक्नोलॉजी ईजियर बनती जाएगी और आसान बनती जाएगी हासिल करनी, और फिर उसकी प्राइसेस भी उतनी ही कम होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी मिसाल क्या है कि जी पुराने ज़माने में जो कैमरा हुआ करता था वो कितना, वो अफोर्ड ही नहीं अमीर लोग ही कर सकते होते होंगे, लेकिन आज अब आप देखते हैं कि छोटे से मोबाइल में कैमरा डाल के और वो उससे अच्छी तस्वीरें खींच लेता है।
जो पहले कैमरे थे उनसे अच्छी तस्वीरें आज खींची जाती हैं और प्राइसेस में आप देख लो। तो इसी तरह इवेंचुअली अब यहाँ तक 3 बेसिक उसने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, उसने अपनी बात की 3 दलीलें दी हैं। अगर आपने इस तरह एनालाइज करना शुरू कर दिया मेरे भाई, आपका इल्म बहुत बढ़ेगा और आप खुद भी राइटर बन सकते हैं। 3 आर्गूमेंट्स आ गए। चौथा, अब जो सेंटेंस आ रहा है हमारे पास, टॉपिक सेंटेंस को फिनिश, पैराग्राफ को फिनिश करने के लिए कि भाई इसका लुबे लुबाब क्या है, इसका खुलासा क्या है, और वो होगा वही जो ऊपर उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक कार्स आर द फ्यूचर इन द ऑटो इंडस्ट्री। यही बात आगे वो साबित करेगा कंक्लूजन सेंटेंस में। इवेंचुअली मोस्ट गैस पावर्ड कार्स विल बी रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक कार्स। इससे होगा क्या फिर, जब ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें हो रही होंगी तो डेफिनेटली यार लोग किस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाएंगे। और गैस की, जो गैस पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं, गैस यहाँ पे मुराद है पेट्रोल वगैरह तो सीएनजी भी मुराद है, लेकिन अमेरिकन गैस को, पेट्रोल को भी गैस ही कहते हैं। तो क्या हो गया, तो ये जो गैस पावर्ड होंगी कार्स वो मार्केट से शार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से अगर आप पैराग्राफ को एनालाइज करेंगे तो आपको आसानी भी होगी, और ये आइडियाज़ जो आप इसमें पढ़ेंगे वो आपके साथ स्ट्रिक्ट भी करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ इससे सीखा होगा, तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको मज़ीद किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए। ये हमारी सीरीज़ है, या जो भी मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं अबाउट टीचिंग यू कि भाई पढ़ा कैसे जाता है। वस्सलाम।